1979 में अपने जन्म के बाद से दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ने दर्शकों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे इतिहास के कुछ बेहतरीन लम्हों और मुकाबलों से नवाजा है। हमेशा से ही मेन इवेंट तक पहुंचने की पहली सीढ़ी माने जाने वाले आईसी टाइटल को कई बड़े सितारों ने टॉप तक पहुंचने से पहले अपनी कमर पे बांधा है। इतिहास में 88 मर्दों और एक महिला ने इस बेल्ट को जीता है, पर उनमें से कुछ वाकई में दूसरों से कई बेहतर थे। क्या हमें देखना चाहिए कि सबसे महान कौन है? बहुत मजा आएगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ और बड़े नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि डॉन मोरक्को, ट्रिपल एच, शेल्टन बेंजामिन, द रॉक, रॉब वैन डैम, शॉन माइकल्स और हाजी बिल्कुल पैट पैटरसन। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं इतिहास के 10 सबसे शानदार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस। बने रहिए हमारे साथ। नंबर 10, द अल्टीमेट वॉरियर। उनके विवादित नजरिए को एक तरफ रखते हुए बात करें तो दी अल्टीमेट वॉरियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बनाए गए सबसे बड़े मेगा स्टार्स में से एक हैं। चेहरे पे रंग, टैसल्स, दौड़ भाग मचाते हुए और बेतुके ढंग से चिल्लाते हुए प्रोमोस को मिला के बनी एक आकर्षक ताकत, जिसके पीछे दर्शक अपने आप आकर खड़े हो गए। जिस तरह से वॉरियर ने अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता, वो अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले समर स्लैम में द हॉन्की टॉन्क मैन ने एक खुला चैलेंज दिया किसी भी खिलाड़ी को जो कोशिश करना चाहता हो उनके आईसी टाइटल पर चले आ रहे रिकॉर्ड बना चुके राज को तोड़ने के लिए। और बाहर दौड़ते हुए आए वॉरियर अपने अंदर गुस्सा, विनेगर और कई ऐसी चीजें लेकर जिनके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते। 31 सेकंड के अंदर वॉरियर ने टाइटल अपने नाम कर लिया, हॉन्की के राज के चीथड़े उड़ा दिए और अपने आप को एक बेहद शक्तिशाली खिलाड़ी साबित कर दिया। उन्होंने 2016 दिनों तक टाइटल पर अपनी पकड़ बना के रखी, जिसके बाद वो रेसलमेनिया 5 में रिक रूड के खिलाफ टाइटल हार गए। उसके अगले साल समर स्लैम में वॉरियर ने टाइटल दोबारा जीत लिया, जिसके बाद एक बार फिर उन्होंने 218 दिनों तक टाइटल पर अपना हक जमा के रखा और फिर रेसलमेनिया में द अल्टीमेट चैलेंज के तहत हल्क होगन के खिलाफ अपना टाइटल अपने साथ लेके गए। प्योर डेस्ट्रोसिटी, ये शब्द उन्होंने ही बनाया है, मैंने नहीं। नंबर 9, द मिज। एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने 2 बार सिर्फ एक दिन के लिए आईसी टाइटल जीता, सबसे अच्छों में से एक बुलाना काफी अजीब लगता है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हाल के कुछ सालों में द मिज इस टाइटल को जीतने वाले सबसे दमदार नामों में से एक हैं। उनका पहला राज शुरू हुआ था रॉ 1000 पे, जो कि ठीक ठाक 85 दिन तक चल गया था। लेकिन क्या होगा जब हम फास्ट फॉरवर्ड करके 2016 में आ जाएं? बताइए। जैक राइडर के रेसलमेनिया 32 में दुनिया को चौंकाते हुए टाइटल जीतने के अगली ही रात द मिज ने उनसे टाइटल छीन लिया और फिर पूरे 188 दिन बेल्ट के साथ बिताए। ये वो दौर था जिसमें शामिल था टॉकिंग स्मैक पे उनका बेहतरीन रैंट, एक ऐसा प्रोमो जिसने उन्हें और ज्यादा पहचान दिलाई जो कि शायद उन्हें कभी नहीं मिली। उनका टाइटल के लिए डॉल्फ जिगलर के साथ फ्यूड उस समय के स्मैकडाउन की हाईलाइट हुआ करता था, और जब वो रॉ के साथ जुड़ गए थे तब उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को उस ब्रांड का सबसे बड़ा इनाम बना दिया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और यूनिवर्सल टाइटल छुट्टियां मना रहे थे। कुल मिला के मिज 592 दिन के लिए आईसी चैंपियन रहे हैं, जो कि अभी तक के इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा दिनों तक चैंपियन रहने का रिकॉर्ड है। आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये वाकई में काफी औसम है। माफ कीजिएगा, मैं खुद को रोक नहीं पाया। नंबर 8, गुंथर। गुंथर मौजूदा समय में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पर राज कर रहे हैं और हमारे इस लिस्ट में 8वें नंबर पे हैं। और जिस तरह का उनका समय चल रहा है, उससे पूरा अंदेशा है कि वो आने वाले कुछ महीनों में इस लिस्ट में और भी ऊपर जा सकते हैं। कई लोगों को शक था कि द रिंग जनरल शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पे चल नहीं पाएंगे, और उनके नए अवतार और चुस्त डील डॉल को देखते हुए जो दर्शकों को उनके पुराने अवतार वॉल्टर में किए गए बदलाव बेवजह लग रहे थे, उन्होंने उन चिंताओं को बहुत ही मजबूती से दफना दिया। 10 जून 2022 के स्मैकडाउन एपिसोड में रिकोशे को आईसी टाइटल के लिए बड़े आराम से हरा के। तब से उन्होंने काफी अच्छे बचाव किए हैं द किंग ऑफ फ्लाइट, शिंसुके नाकामुरा, रे मिस्टीरियो और ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ, और ये सब उस शानदार मुकाबले के अलावा जो उन्होंने शेमस के खिलाफ क्लैश ऑफ द कैसल में लड़ा था। एक ऐसा मैच जिसके बारे में सोचने भर से ही मेरी छाती में नील पड़ जाती है। गंथर के मैचेस अक्सर शाम के सबसे बढ़िया मुकाबले होते हैं, और उन्होंने आईसी टाइटल का नाम वापस ऊपर लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, जो कि बीते कई सालों से एक काम चलाऊ ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा था। और जिस हिसाब से गंथर का समय चल रहा है, क्या पता वो सबसे लंबे समय तक टाइटल अपने पास रखने का रिकॉर्ड तोड़ भी दें। नंबर 7, मिस्टर परफेक्ट। 2 बार में कुल मिलाकर 406 दिन तक टाइटल अपने पास बना के रखने वाले कर्ट हेनिक का दूसरा अवतार एक बेजोड़ आईसी चैंप था।
हल्क होगन की कमर से WWE टाइटल छीन पाने में नाकाम रहने के बाद परफेक्ट ने अपनी नजरें आईसी टाइटल पर डाली, जो कि दी अल्टीमेट वॉरियर ने खाली छोड़ दी थी रेसलमेनिया 6 में हल्क होगन से WWE टाइटल जीतने के बाद। तकनीकी तौर पे बेहतरीन और बहुत ही मेहनती हेनिग उनके टूर्नामेंट के फाइनल में टीटो सैंटेना के खिलाफ खिताबी जीत में बहुत कीमती साबित हुए। उन्होंने अपने टाइटल का बचाव सब दावेदारों के खिलाफ किया, जिसमें सैंटेना के खिलाफ कई शानदार मुकाबले शामिल रहे, जिसके बाद वो समरस्लैम 1990 में अपना टाइटल टेक्सास टोर्नेडो कैरी वॉन एरिक से हार बैठे। उन्होंने कुछ ही महीनों में टाइटल टोर्नेडो से वापस जीत लिया और एक बार फिर उसको डिफेंड करने निकल पड़े और कई अलग तरह के विरोधियों के खिलाफ, जैसे कि शॉन माइकल्स, बिग बॉस मैन और टग बोट्स। बदकिस्मती से हेनिग को करियर खत्म कर देने वाली पीठ की चोट अपने रन के बीच में ही लग गई, जो कि शायद आगे चल के नए रिकॉर्ड बना सकती थी। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बहुत दर्द में होते हुए भी मुकाबला किया और ये मशाल ब्रेट हार्ट के हाथों में सौंप दी समरस्लैम 91 के एक शानदार मुकाबले में, जो बड़े प्यार से हमें आगे लेके चलता है। नंबर 6, ब्रेट हार्ट। हिटमैन भले ही सिर्फ 2 बार चैंपियन रहे हों और कुल मिला के ठीक ठाक 290 दिन ही उन्होंने राज किया हो, लेकिन हम उनके आईसी खिताब के मैचेस की क्वालिटी की बात करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हमारे दिमाग में 3 ऐसे शानदार मुकाबले हमेशा ताजे बने रहते हैं, जहां या तो वो अपने टाइटल का बचाव कर रहे थे या उसे जीतने के लिए लड़ रहे थे, और इस दौरान उन्होंने पूरे आईसी सीन के लेवल को और ऊंचा उठा दिया था। पहला था समरस्लैम 1990 का मुकाबला, जहां हार्ट मिस्टर परफेक्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। एक बेहतरीन जोड़ी के तौर पे ये दोनों ही खिलाड़ी उम्मीद से कहीं ज्यादा देने में सफल रहे। एक रोमांचक मुकाबले में जिसमें हार्ट ने परफेक्ट पर शार्प शूटर दाव लगा के जीत हासिल करी। दूसरा था जब रेसलमेनिया 8 में द एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन जा उलझे रॉडी पाइपर के साथ हार्ट अपना टाइटल द माउंटी से हार बैठे थे, जिनसे पाइपर ने टाइटल जीत लिया, और अब ये 2 लेजेंड्स आमने सामने थे ये देखने के लिए कौन दूसरे से बेहतर है। स्पॉइलर, ब्रेट बेहतर साबित हुए। और आखिर में बात करेंगे उस शानदार पारिवारिक मुकाबले की जो कि उन्होंने लड़ा अपने ब्रदर इन लॉ द ब्रिटिश बुलडॉग के खिलाफ। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में पागल हो रही भीड़ के सामने खेले गए इस मुकाबले में डेवी बॉय ने द बेस्ट देयर एवर विल बी को हरा दिया, एक ऐसे मुकाबले में जिसे कई लोग इतिहास के बेहतरीन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैचेस में से एक मानते हैं। क्या हमें आगे और कुछ कहने की जरूरत है? नंबर 5, रेजर रेमन। महान दिवंगत स्कॉट हॉल का क्यूबन लहजा भले ही काफी बेकार रहा हो, लेकिन जब बात इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होने की करी जाए तो वो लाजवाब थे। रेजर रेमन का किरदार निभाते हुए हॉल पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 4 बार ये खिताब अपने नाम किया। आज तक केवल 10 ही खिलाड़ी इस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाए हैं या उसको तोड़ पाए हैं, जो कि इस बैड गाय के नाम के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उन्होंने पहली बार ये बेल्ट तब जीती जब उनके खास दोस्त शॉन माइकल्स से ये बेल्ट छीन ली गई थी इसके बचाव में न उतरने के लिए। लेकिन जब HBK वापस आए और उन्होंने ये दाव किया कि वो अभी भी चैंपियन हैं, रेजर को मजबूरन अपने दोस्त के खिलाफ रेसलमेनिया 10 में एक लैडर मैच लड़ना पड़ा। एक ऐसा मुकाबला जिसे आज भी याद किया जाता है। शॉन वर्सेस रेजर एक ऐसा मैच था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक शानदार लड़ाई के बाद आखिरकार हॉल ने बेल्ट ऊपर से उतार ली और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए। चैंपियन रहते हुए HBK के साथ उनके फ्यूड जारी रहे और उसके अलावा उनके फ्यूड्स डीजल, जेफ जैरेट और गोल्ड डस्ट के साथ भी हुए। रेमन के आईसी टाइटल रन्स एक डगमगाते न्यू जनरेशन एरा में उम्मीद की एक किरण की तरह थे। उन पर कभी भी बिना सोचे ही भरोसा किया जा सकता था, एक बढ़िया प्रोमो देने के लिए और उससे भी बढ़िया मैच देने के लिए। और वाकई में काफी हैरानी वाली बात है कि उन्हें कभी भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका नहीं दिया गया। नंबर 4, पेड्रो मोरालेस। इतिहास के तीसरे आईसी चैंप, इस खिताब को दूसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी और पहले ऐसे खिलाड़ी जो 1 साल से ज्यादा इस बेल्ट को अपने कब्जे में रखने में कामयाब रहे। अगर बात हो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तो WWE हॉल ऑफ फेमर पेड्रो मोरालेस में वो सब कुछ है जिसकी आपको तलाश होगी। इस पुर्टो रिकन सेंसेशन ने बेल्ट जीतने के लिए सबसे पहले कैन पेटेरा को दिसंबर 1980 में हराया था, और ऐसा करते हुए उन्होंने एक और रिकॉर्ड बना डाला था क्योंकि वो इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन और टैग टीम चैंपियन रह चुके थे। इस जीत ने पेड्रो को कंपनी के इतिहास में पहला ट्रिपल क्राउन चैंपियन बना दिया था। वो जून 1981 में डॉन मोरको से अपना बेल्ट हार बैठे, लेकिन 3 महीने बाद ही उन्होंने वापस उसे जीत लिया। अगली बार बेल्ट हारने तक वो उसे पूरे 425 दिन अपने पास रख चुके थे। ये आज भी दूसरा सबसे लंबा चला टाइटल पे कब्जा है। ये देखते हुए कि जब मोरालेस ने अपना पहला आईसी टाइटल जीता था तब वो पहले से ही वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे। इससे आईसी टाइटल की इज्जत पर 4 चांद लग गए थे और उनकी बदौलत इस बेल्ट को WWE पे एक बड़े टाइटल के तौर पे जगह बनाने में मदद मिली।
अगर पेड्रो ने शुरुआती दौर में वो टाइटल्स ना जीते होते तो आज शायद हमें ये छोटी सी बेल्ट देखने को नहीं मिलती, जिसे आज के समय में हम काफी पसंद करते हैं। नंबर 3, क्रिस जेरिको। अगर आज की बात करी जाए तो क्रिस जेरिको के नाम सबसे ज्यादा बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड है। WCW से छलांग लगा के आने के बाद जेरिको को बस 4 महीने लगे अपना पहला IC टाइटल जीतने में, जब उन्होंने आर्मेगेडन 1990 में चाइना को हराया। वो फिर द नाइन्थ वंडर के साथ को चैंपियन बन गए, पर वो एक कंफ्यूजन से भरा समय था जिसके बारे में हम बात नहीं करते। अगले दशक भर में द आयतोला ऑफ रॉक एंड रोला ने ये खिताब 8 और बार जीता, जिससे कुल मिला के वो 9 बार ला चैंपियन बने और इस टाइटल के लिए उन्होंने हर तरह के दावेदारों को हराया। रे मिस्टीरियो, जेफ हार्डी, रॉब वैन डैम और इस डिवीजन में शायद उनके सबसे बड़े दुश्मन रहे क्रिस बेनवा को भी। उनका रॉयल रंबल 2001 में लड़ा गया कांटे का मुकाबला आज भी सबके जहन में मौजूद है, जिसमें शामिल था वो ऐतिहासिक स्पॉट जहां लैडर से सहारा लेके वॉल्स ऑफ जेरिको मारा गया था। टाइटल पर उनका राज बहुत लंबे समय तक नहीं चलता था और उनका सबसे लंबा राज बस 111 दिन का ही था, जो कि उनका 8वां मौका भी था। लेकिन जब जब उनके हाथ वो बेल्ट लगी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रेंज का रिकॉर्ड इस बात को साबित भी करता है। नंबर 2, द हॉन्की टॉन्क मैन। रॉय फेरिस 1986 में WWE के साथ जुड़े द हॉन्की टॉन्क मैन नामक किरदार के तौर पे, जो कि एक मजाकिया एल्विस की नकल करने वाला किरदार था, जिसे अपने बाल पीछे चिपकाने में और अपनी गुलाबी कैडिलैक में घूमने में बहुत मजा आता था। उन्हें रिकी स्टीमबोट को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हराने में भी बड़ा मजा आता था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया 2 जून 1987 को। अगले 454 दिन तक हॉन्की अपनी बेल्ट के साथ खतरनाक ढंग से सबको मारते रहे और उस समय में उन्होंने कई दावेदारों जैसे कि ब्रूटस बीफकेक, जेक रॉबर्ट्स और यहाँ तक कि ब्रूनो सामार्टिनो के खिलाफ भी उसे डिफेंड किया। उन्होंने ये सारे मुकाबले साफ सुथरे तरीकों से नहीं जीते, लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। वो रिंग के अंदर के सबसे बढ़िया खिलाड़ियों में से नहीं थे, न ही उन्होंने एक से ज्यादा बार उस बेल्ट पे कब्जा किया। लेकिन आप उस इंसान की महानता को कैसे नकार सकते हैं जिसने इतने लंबे समय तक उस टाइटल को अपने पास रखा। सच बात तो यह है कि वो अपने किरदार में बिल्कुल जचते हैं, जो कि एक बच्चों की तरह सिसकता डरपोक हील का था, और इसी वजह से उनका टाइटल हारना और भी अच्छा महसूस हुआ। नंबर 1, माचो मैन रैंडी सैवेज। अगर आपको इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पे बस एक ही बार राज करने का मौका मिले, तब आप माचो मैन रैंडी सैवेज के बनाए हुए उदाहरण को फॉलो ना करके बहुत बड़ी गलती करेंगे। टीटो सैंटेना के खिलाफ बेईमानी से बेल्ट जीतने के बाद सैवेज ने इस मिड कार्ड बेल्ट के साथ अपने विशालकाय सोलो रन का सफर शुरू किया। अगले 414 दिन तक उनका राज चला, जहां उन्होंने हर दावेदार को हर जरूरी हथकंडा अपनाते हुए रौंद दिया। उन हथकंडों से ज्यादातर हमारा मतलब मिस एलिजाबेथ को अपने विरोधी के सामने धक्का दे देने से था। हमने कहा कि वो एक महान चैंपियन थे, सम्मानित नहीं। उन्होंने दूसरे रेसलमेनिया में अपने टाइटल को डिफेंड किया जॉर्ज द एनिमल स्टील से। इस इवेंट में 1 साल बाद रैंडी ने अपना नाम इस टाइटल के इतिहास से हमेशा के लिए जोड़ दिया। हाँ, हम रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट के खिलाफ उनके टाइटल के जादुई बचाव के बारे में ही बात कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की दौड़ में शामिल इस मैच में इन दो दिग्गज रेसलर्स ने रिंग के कैनवास पे अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्टीमबोट ने एक स्कूप स्लैम को काउंटर करते हुए ये टाइटल जीत लिया था। उनके लंबे राज, मुकाबलों की क्वालिटी और टाइटल हारने का उनका शानदार तरीका देखते हुए हमारी तरफ से इस फ्यूचर माचो किंग को सम्मान भरा सलाम।